इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है और इस सरकार को लेकर के कई तरह के कयास चुनाव से पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम कयासों पर पूर्णविराम लगाते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी को वो धूल चटाई है जिसे बीजेपी के नेता भूले नहीं भूल रहे हैं। और इसकी वानगी देखने को तब मिली जब बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करने से मना किया। मीडिया से बात भी की तो काफी मायूस थे, बोले कि मंथन होगा। कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं और वो लगातार मंथन की बातें कर रहे हैं कि समीक्षा बैठक होगी और बैठक के बाद तय होगा कि आखिर हार किस वजह से हुई। हालांकि बीजेपी की हार हुई है और उस हार के बाद मायूसी साफ तौर पे है, लेकिन जहां बीजेपी के कार्यालय में और नेताओं के बीच मायूसी है, जेएमएम के नेता और उनके कार्यालय में रौनक जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है इस बार महागठबंधन ने, और इसका मुख्य कारण हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को जाता है। हालांकि हेमंत सोरेन की जीत का मुख्य कारण क्या रहा, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यालय में मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता और कोल्हान के युवा यानी कि गौतम जी। गौतम महतो से हम बातचीत करेंगे और बारीकियों से झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गौतम जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल हमारा सबसे पहले यही है कि इस चुनाव की शुरुआत में कोल्हान के टाइगर के तौर पर चंपई सोरेन की खूब चर्चा हुई, लेकिन चुनाव के बाद ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया कि कोल्हान के टाइगर चंपई नहीं बल्कि हेमंत सोरेन निकले। जोहार, नमस्कार आप सभी को। देखिए, चंपई सोरेन जी का जो क्षेत्र पड़ता है कोल्हान में टाइगर कहा जाता है, ठीक है। अब वरिष्ठ नेता हैं, नहीं बोल के नहीं, मैं सभी नेताओं को सम्मान करता हूं, चाहे पक्ष के रहे चाहे विपक्ष के रहे, मगर मुझे जितना जानकारी है और मैं क्षेत्र में जन्मा हूं, राजनीति किया हूं, पढ़ाई खेल कूद सारा चीज़ किया हूं, क्षेत्र को 14 के 14 विधानसभा को मैं जमीन से बारीकी से जानता हूँ। तो वैसा कुछ उनका प्रभाव नहीं है। उनका कुछ संताल सीट में जैसे थोड़ा बहुत घाटशिला क्षेत्र में और सरायकेला में, ये सब क्षेत्र में थोड़ा बहुत है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं। आप 14 सीट का आपको आकलन एक बता दे रहे हैं। 14 में से हमारा जो सीट है उसमें आपका लगभग 10 सीट 7 सीट है आपका ये का चाईबासा का 5 सीट, और रिजर्वेशन में एसटी रिजर्व सरायकेला खरसवां 2 हो गया 7, घाटशिला और आपका ये पोटका हो गया 9, और एक एससी रिजर्व के लिए है 10, और 4 जो है वो जनरल है, बाड़ागोड़ा और आपका ईचागढ़ पूर्वी और पश्चिम। तो इन सीटों में अब देखने को मिलेगा आपको कि जो हमारे हो जनजाति का जो सीट है वो चाईबासा जिला के 5 और सरायकेला खरसवां जिला के खरसवां 1 माने 6 में उनका उतना ज़्यादा कोई प्रभाव है नहीं। हर रहा सरायकेला में वो जीते हैं, लगातार जीते हुए आ रहे हैं, पुराने रहता रहे, इनके वजह से उनको जीत मिली। लेकिन आप रिजल्ट को देखिए तो पूरे कोल्हान प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा 11 सीटों पर लड़ी, 11 में 10 पर उसने जीत हासिल की हमारी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट आई, पूर्वी और जदयू गठबंधन में 1 और चंपा जी के 2, और उसके बाद बच गया कांग्रेस के जगन्नाथपुर, इतना ही सीट आया। एक तरीके से सिद्ध हो गया कि कोल्हान का टाइगर भले ही चंपई सोरेन को कहा जाता है, लेकिन असली टाइगर इस कोल्हान के साथ साथ पूरे झारखंड के हेमंत सोरेन निकले, और साथ में उनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा उनकी पत्नी का रहा। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बंटी और बबली कह करके इनकी जोड़ी को जो है वो कहा जा रहा था। अमर कुमार बावरी बार बार हर एक मंच से बंटी बबली की जोड़ी कह रहे थे और बता रहे थे कि ये दोनों बंटी बबली मिलकर झारखंड को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंटी बबली को झारखंड की जनता ने स्वीकार किया। देखिए, बंटी बबली का कहा जाए तो फिल्मी डायलॉग है, और रहा बावरी जी का जो नेता प्रतिपक्ष रहे है, और इससे शर्मनाक क्या चीज़ होगा जो बुरी तरह चुनाव हारे उमाकांत रजक जी के हाथों, और जो आजसू के नेता रहे बाद में जेएमएम में आए और उनको धूल चटाया। और इन्होंने तो कई बार मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि कल्पना जी कितनी की चश्मा पहनती है, कितनी का मोबाइल चलाती है। इस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग थे तो इस प्रकार की राजनीति आज तक तो देखे नहीं थे, लेकिन 2024 का जो चुनाव हमने देखा, इस चुनाव में साफ देखने को मिला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कोई ही मुद्दा ही इनके पास नहीं था। एक झूठ मूठ का आरोप में जब हेमंत जी को जेल भेज दिया गया,
5 महीने जेल रखा गया। 5 महीने जब जेल रखने के बाद जो कोर्ट ने उन्हें बेल दिया, बेल देने के पश्चात जब धीरे धीरे आपने रिजल्ट देखा, जो देखते देखते विधानसभा का रिजल्ट को आपने देखिए तो जनता कितनी आक्रोश थी भारतीय जनता एनडीए गठबंधन के खिलाफ, जिसका खामियाजा सुदेश महतो जैसा दिग्गज आदमी को भी चुनाव हारना पड़ा। बुरी तरह अमित महतो ने उन्हें हराया, ये आपको देखने को मिला। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को उन्हीं के कल के डेट में शिष्य रहे, नहीं बोल के नहीं, लेकिन वो कहावत होती कि गुरु गुड़ हो गया चेला चीनी हो गया के तरह मैंने तत्पर मैंने क्या बोलेंगे, उसी के आधार पे ही ये चुनाव 2024 का रहा। और हम लोग, मेरा वो विधानसभा लोकल पड़ता है, उस विधानसभा में हम लोग ने भी काफ़ी जाल बिछाया और इस बार शिकस्त दी गीता कोड़ा को। हमने लोकसभा चुनाव में भी हारी और विधानसभा चुनाव भी हारी। उसके पश्चात हमने देखिए पोटका में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हारी, संजीव सरकार की धूल चटाई। ये जनता का आक्रोश है और कहीं ना कहीं आपके पूछने के पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, बिजली बिल माफ़ी, मैया योजना, किसानों की ऋण माफ़ी और कहीं ना कहीं कल्पना जी का जो जनता से डायरेक्ट संवाद, और मैंने उनकी सभाओं को भी देखा कि मुझे लगता पूरे भारतवर्ष में अभी महिला नेत्री में श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के टक्कर में कोई भी किसी राजनीतिक दल में वैसे महिला नेत्री अभी तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि एक हाउसवाइफ थी, प्ले स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी, प्रिंसिपल भी थी शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है, और फिर राजनीति के क्षेत्र में आना और इस तरीके से जीत हासिल करना बेहद बड़ी उपलब्धि है। गौतम जी, अभी चर्चा के बीच आपने कहा कि आप भाजपा में भी थे, भाजपा में कितने सालों तक थे और भाजपा से मोह भंग क्यों हुआ कि आपको भगवा से फिर हरे रंग में तब्दील होना पड़ा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो झारखंड माटी का खतियानी पुत्र हूँ और रहा भगवाधारी, तो भगवाधारी तो था मैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं था। 15 वर्ष में संघ संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद करते करते भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री, जिला का महामंत्री दायित्व में रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी बना था। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे कुर्मी कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अनदेखा करके रखा गया था चुनाव के पहले तक। उनके बाद कुछ लोगों को टिकट दिया गया तो माहौल बदलता हुआ देख भारतीय जनता पार्टी अपना रंग बदला, लेकिन उसके पहले ना संगठन में ना कोई वरिष्ठ जगह पे आपको मान सम्मान देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, जिसका वजह से देखिए आज मैंने कहीं ना कहीं कुर्मी जो सेकंड लास्ट मैंने लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जाति है, हाँ, तो आदिवासी के बाद जो मैंने सबसे ज़्यादा महतो लोग हम लोग रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करने का खामियाजा आपको पूरी तरह से देखने को मिला। अभी क्या लगता है, चूंकि अब आप जेएमएम में हैं, तो जो बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिला वो सम्मान जेएमएम में मिलेगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी है और कहीं ना कहीं हमारे बड़े पिताजी पूर्व सांसद झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में महासचिव का पद भी संभाल चुके हैं, जब फाउंडर मेंबर हैं, जब शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी और आपके साइमन मरांडे जी, शैलेंद्र महतो उसमें महासचिव हुआ करते थे, तो मान सम्मान तो मिल रहा है। बाकी हम लोग कहीं प्रलोभन के माध्यम से नहीं आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हमें लगा कि कहीं ना कहीं बाहरी लोग हावी हो रहे झारखंड में। अब बाहरी मीन्स ये नहीं कि जो बीजेपी जिस मुद्दे को उठा रही, बांग्लादेशी घुसपैठ बाहरी, तो बाहरी अलग चीज़ है, बाहरी बहुत प्रकार के बाहरी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में हम देखिएगा सभी बाहरी लोगों को ही बड़े बड़े पदों पर रखा जाता। आज उदाहरण में मैं बता रहा हूँ आपको, लोग कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा चले गया इसलिए ये सब बातें बोल रहा है। आप यहाँ 3 गो राज्यसभा सांसद का वैकेंसी निकला, याद होगा आपको। पहला में दीपक प्रकाश, बाहरी आदमी, ठीक है। उसके बाद आदित्य साहू, वो भी कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड ही है। लोग कहेंगे नहीं खतियान, तो खतियान वो अलग चीज़ है। प्रदीप वर्मा यूपी का आदमी। तो भैया इतने नालायक लोग हैं झारखंड में कि कोई लायक के मैंने नेता ही नहीं है जो राज्यसभा सांसद का पद मिलेगा, तो कैसे इस पार्टी से लोग जुड़े रहेंगे। तो धीरे धीरे सबों का मोह भंग हुआ। मेरा ही नहीं बल्कि आपको कोल्हान में कई लाख मैंने हजारों लोगों ने इस्तीफा दिया, पार्टी ज्वाइन किया जेएमएम। जेएमएम को देखिए मैंने हम लोग भी आकलन नहीं कर पाए थे कि 56 सीट में इंडिया गठबंधन आएगी।
हम लोग भी, मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि 44 से 45 सीट आएगी, लेकिन जनता के अंदर में क्या था ये तो जब 56 सीट का रिजल्ट आया तब हम लोग भी देख के अबाक हो गए। जो रिजल्ट आया आपने उसकी बात कही कि आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी और उम्मीद से ज़्यादा सीटें आप लोगों को आई है। एक सवाल ये रहेगा, चूंकि कांटे की टक्कर बीजेपी जेएमएम कांग्रेस के बीच नजर भी आई, लेकिन इस बीच में एक नाम ऐसा आया जयराम महतो का, जिन्होंने ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। सवाल मेरा ये है कि अगर जेएलकेएम इतनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती तो क्या आपकी पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर पाती? चूंकि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी के वोट को काटने का काम जेएलकेएम ने किया है, तो आप जीत के लिए, इसके लिए क्या जेएलकेएम को अपना मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि जनता ने आपको प्यार दिया है? क्योंकि जो आकलन है और जो वोटों का समीकरण हमने देखा है, अगर जेएलकेएम नहीं होती तो बीजेपी उन सीटों पर जीत हासिल करती और आपकी पार्टी को हार भी मिलती। देखिए, आपका सवाल पे मैंने मुझे हंसी भी आ रही है और एक लग रहा है कि इसको लोग मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है। अब राजनीतिक चश्मा से देखिएगा तो अलग उसका रिजल्ट है और एक चुनावी समीकरण का देखिएगा तो अलग ही रिजल्ट है। इसका कारण ये है कि देखिए, मैं पहले इस विषय से पहले, बीजेपी ये चीज मानती है कि उसकी हार चुनाव में हुई है, लेकिन हरवाने के लिए जिम्मेदार जेएलकेएम है, ये भी वो मानती है। नहीं, ठीक है। अब देखिए, पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, यूपी चुनाव में विधानसभा में मायावती जी के ऊपर भी ये आरोप लगा था कि इन्होंने वोट काट के समाजवादी को डैमेज किया और बीजेपी का सरकार बनने में, योगी जी का सरकार बनने में मदद किया। वो होता है। देखिए, मुझे लगता कि जयराम महतो ने अपना पार्टी को रजिस्टर्ड किया। उनको जो पब्लिक का जो भीड़ दिखा तो लगा कि मैं सभी विधानसभा में लड़ सकता हूँ, तो उन्होंने ट्राई किया, नो डाउट। तो ये भी मीडिया में खबरें आती थी कि कभी लोग कहते थे कि नहीं, और ये जेएमएम की बी पार्टी है, बीजेपी वाले लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है। वो बी पार्टी, ए पार्टी, सी पार्टी तो भगवान ने जाने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव लड़ा। तो देखिएगा कि दो बंदर लड़ते तो तीसरा को फायदा होता। उसी तर्ज पे ये मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये चुनाव का रिजल्ट आया। और कहीं ना कहीं एक बात तो है कि उन्होंने सुदेश महतो की आजसू की पार्टी को लगभग झारखंड से 90% खत्म कर चुके हैं। मांडू में भी खत्म ही था, लेकिन गलती से मुझे लगता है वो सीट। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के तौर पे नहीं, जयराम महतो को बधाई भी देना चाहूँगा कि सुदेश जैसे अहंकारी जो नेता बन गए थे कि मैं कुर्मी का बहुत बड़ा लीडर हूँ, कुर्मी समाज मेरे साथ ही है, मैं कुर्मी समाज का मालिक हूँ, इस घमंड को जयराम महतो ने तोड़ दिया। तोड़ दिया और इसका नतीजा इस चुनाव में देखने को मिला। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि अब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं 28 नवंबर को, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो आप लोगों को जानकारी है? हालांकि हमने भी वो खबर चलाई है, दर्शकों को हमने भी बताया है, जो नाम हमारे सामने आए हैं सूत्रों के मुताबिक, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस विषय पे तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं और हम लोग को ऑथराइजेशन भी नहीं है कि सब बातचीत करने का। फिर भी मुझे लगता है कि हमारे हो समाज से कोल्हान से को मुख्यमंत्री मैंने मंत्री मिलेगा और कांग्रेस कोटा से हो सकता है कि कांग्रेस का तो 3 सीट लड़ा था मगर 2 सीट हार गई। एक सोनाराम सिंह को जी जीते हैं जगन्नाथपुर विधानसभा से। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी चाहेगी या चाहती है तो उनको हो सकता है मंत्री बनाए। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। बाकी हो समाज से एक बनेंगे और बड़े भाई दीपक बुरा भी इसका पहले मंत्री रहे हैं, अब उनको रिपीट किया जा रहा है कि कोई नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है। ये तो पार्टी जानेगी, क्योंकि पार्टी में हम लोग भी नए हैं, बात कोई मैंने डिसीजन मेकर हम लोग तो है नहीं। और दूसरा बात है कि बाकी अब मुझे लगता है कि जैसे 12 या 13 का कैबिनेट है, तो 13 कैबिनेट में 12 मिनिस्टर बनेंगे, 12 या 11 कुछ है ना, तो उसमें बनेंगे। तो कांग्रेस के कोटे में कितना, आरजेडी भी 4 सीट जीतती है। हम लोग जानकारी मिली है 5 विधायक पर 1 मंत्री पद, कुछ इस तरीके का आकलन। अच्छा, 5 विधायक पे 1 मंत्री पद, तो मैंने आरजेडी को तब तो 1 ही मिलेगा। और सपोज दैट इनका 16 है, आपका कांग्रेस का, तो 16 में मान लीजिए 3 मिलेगा। गौतम जी, चूंकि वो तो हो गई, वो तो स्पष्ट हो जाएगा 28 नवंबर को ही कि कौन कौन से नेता जो है वो कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की चर्चा काफी रही और इनकी मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिला, महिलाओं का एक मुफ्त वोट जो है वो उनके खाते में चला गया। तो जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे वो मैया सम्मान जो दिसंबर से 2500 रुपए होने वाले थे,
क्या वो अब महिलाओं के खाते में जाएंगे दिसंबर से? और गैस सिलेंडर जो 450 रुपए के बारे में कहा गया था, क्या ये सारी अब चीजें पूरी होंगी? जी देखिए, इसमें तो हेमंत जी बहुत ही मैंने अपना कॉर्नर को मैंने सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं कि गैस और आपका जो मैया योजना है इसको तो सुचारू चलेगा, बाकी जो योजना है तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे जितना जानकारी है कि मैया योजना का जो पहला किस्त होगा 2500, ये दिसंबर महीना से चालू होगा। और दूसरा बात, आपने जो मैया योजना की बात की तो इसको मैं डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ, और आप पत्रकार बहन है तो आपको भी जानना जरूरी है सब चीज़ को। शहर की महिलाओं को भले ही 1000 रुपये का मैंने महत्व ना पता हो या उस महत्व को देना नहीं चाहती, अलग विषय, मगर मैं जिस क्षेत्र ग्रामीण में रहता हूँ उस क्षेत्र में मैंने साड़ी पहनने वाले लोग भी रहते हैं, और किसी को साड़ी नहीं मिलता है ऐसे लोग भी रहते हैं, कोई सलवार सूट में भी महिला घूमते, तो तरह तरह के अलग अलग महिला। लेकिन जंगली जगह पे जहाँ पर लोग देखते हैं, खासकर देहात में, 1000 रुपये जैसा हम लोग बोलेंगे अरे हम लोग तो एक होटल पे बैठेंगे तो नाश्ता करेंगे तो 1000 रुपये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आज का डेट में 1000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं। मगर एक चीज़ देखना होगा आपको कि ये 1000 रुपये का जो वैल्यू है ना, जिसके घर में महिलाओं को 1000 रुपया में, मान लीजिए पति बाहर काम करता है, कोई ठेकेदारी में काम करता है, तो उसको सही समय पे पैसा नहीं मिल रहा, वो 1000 रुपये में वो कम से कम अपना घर का, जैसे मैंने राशन में तो चावल फ्री मिल जा रहा है, लेकिन दाल तेल नमक मसाला और हरी सब्जी, इसके लिए 1000 रुपये में उसका महीना एक महीने चल जाता है। देखिए, इसके फायदे तो हैं गौतम जी। फायदे इसलिए हैं कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आपको बैठे बैठाए हर महीने, अगर अभी 1000 आ रहे थे, अब 2500 रुपए आएंगे, तो वो बुरा नहीं है, सब महिला को पसंद आएगा। कई लोग इससे कई सारे काम कर सकते हैं कि अगर आप घर बैठे और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या ये पैसे सिर्फ आदिवासी महिलाओं के खाते में आएंगे या ओवरऑल सभी महिलाओं के खाते में आएंगे? क्या इसको लेके आपके पास? नहीं, ये पैसा जो है किसी कास्ट का उसका पैसा नहीं है, ये नारियों का पैसा है। 18 साल से लेके आपका 50-55 साल का जो भी ये समय है, उस महिलाओं को मिलेगा जिनके घर में 4 महिला हो, 3 महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, हरिजन हो, कोई भी किसी जाति समुदाय धर्म का हो, सबको पैसा मिलेगा। दूसरा बात है कि आपको और एक चीज़ बता दें, बिजली बिल वाला, बिजली बिल मैंने कई लोगों को मैं जेल जाते हुए देखा। यहाँ तक कि एक समय था जो मेरे परम मित्र थे, उसके फादर को जेल जाते हुए देखा। कारण क्या, हम पिताजी उसको पूछते हैं कि जेल काहे गया तेरा पिताजी, तो बोला अरे नहीं वो बिजली वाला बिल ना 16,000 बचा था, वो दे नहीं पाया इसलिए जेल भेज दिया उसको। अरे साला, लेकिन वो जब आज हम लोग हेमंत जी का जो योजना आया, बिजली बिल फ्री, 200 यूनिट फ्री, ये बिजली बिल किसी का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक बिल था, 30,000 40। तो मान लीजिए आज मेरा सपोज दैट मैं गरीब हूँ, मेरा 1 लाख मान लीजिए बिल है, मैं दे ही नहीं पाया बिल, तो उस 1 लाख के वजह से अगर हमको जेल जाना पड़ा तो कितना बड़ा तकलीफ है। तो वो जो 1 लाख माफ हो गया ना, ये सबसे बड़ा आपका काम हो गया। कोई भी देखे, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी का घर नहीं चला सकता, मगर कुछ बारीकी चीज को अगर सरकार द्वारा सहूलियत मिल जाए तो जनता को इससे बड़ा कुछ और चीज नहीं होना। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन ने बारीकियों से जनता और उनकी समस्याओं को समझ लिया है? क्योंकि दिल्ली में भी इस तरीके की चीजें हैं और यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल को जनता का प्यार मिलता है। क्या उसी तर्ज पर अब हेमंत सोरेन निकल चुके हैं और अब बीजेपी को काफी मुश्किल होने वाला है राज्य में एक अपने सत्ता में वापस आना? चूंकि अगर इसी 5 सालों तक हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना, मुफ्त की बिजली सब देते रहे तो मुझे लगता है भाजपा के लिए ये काफी नुकसानदेह हो जाएगा अब आने वाले दिनों में गद्दी पर आना। देखिए, मैं इस विषय को थोड़ा सा आपको मैंने थोड़ा सा जोड़ के बता रहा हूँ। ये जब मैया योजना चालू हुआ तो आप गौर कीजिएगा कि कुछ ही दिन बाद इसको PIL सिमडेगा के कोई थे, शायद कोई साहू जी है वगैरह, कोई भी याद, PIL दाखिल किया। तो PIL दाखिल करने के बाद, जब उसको PIL दाखिल करने के बाद कोर्ट में भी जब खारिज कर दिया गया तो बीजेपी को समझ में नहीं आया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी नेताओं और पार्टी को ये आगाह कर रहा हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने घिनौना हरकत किया, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गया, इसका बदौलत मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही बात है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे टोकिएगा। लेकिन जब PIL दाखिल किया, खारिज कर दिया गया, खारिज करने के पश्चात जब ये लोग को दिमाग काम नहीं आया तो ये लोग मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद प्लानिंग किया क्या करना है।
अरे ये तो 1000 रुपये में पब्लिक तो बहक जाएगा। हम लोग ले आते हैं गो दीदी योजना, मैंने गो मैंने जाओ जाओ योजना। तो गो दीदी योजना वो फार्म को जब आया हमारे क्षेत्र में, मैं लोगों को बोला भाई क्या फार्म है दिखाओ। तो एक जो हम लोग का वो जो क्या बोलते हैं आपका कोई रसीद उसीद दुर्गा पूजा का जो मैंने टोकन वोकन होता है ना लॉटरी वाला, उस टाइप का एक देखा। हम बोले ना इसमें तो कोई सिग्नेचर ऑथराइजेशन का पावर है ना, कोई आपको फॉरवर्ड करके कोई आपको मुखिया मुंडा वार्ड मेंबर कोई दे नहीं रहा है, वीडियो अगर मुंडा का भी साइन नहीं है, तो इसका कार्ड का क्या वैल्यू। बोले नहीं बीजेपी की सरकार आएगा तो 2100 रुपये में 2100 रुपये आपको मिलेगा। 2100 रुपये जब आपको मिलेगा तो हम बोले कब मिलेगा, तो बोला नहीं चुनाव जीतने के बाद। अच्छा ठीक है। उसके बाद जब हेमंत जी ने बिजली बिल फ्री कर दिया, 200 यूनिट फ्री, बिजली बिल माफ़ी, किसान ऋण माफ़ी, तब इन्होंने भी नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि हम लोग भी कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य अगर आपको करना ही था तो आप हेमंत सोरेन जी का घोषणा का पहले आप लोग भी ऑफर करते थे कि नहीं हम लोग को भी भाई सत्ता में आना है तो हम लोग भी ये योजना करेंगे। अब उसकी कॉपी करते हो, फिर फ्री योजना का विरोध करते हो। केजरीवाल जी का भी वहाँ पर विरोध किया गया, आज यहाँ हेमंत सोरेन का जी विरोध। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है और यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। आपने सुना होगा लाडली योजना चला रहा है मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में चला रहा है। तो फिर यहाँ पर जब पीआईएल करने का क्या दरकार था, पीआईएल करने का दरकार था ही नहीं। तो पीआईएल जब किया तो उसके बाद फिर बोलता फिर हम लोगों को योजना चलाएंगे। तो तरह तरह के हथगंडे और कोई लोग का काम नहीं है बस। बीजेपी को क्या नसीहत देना चाहिएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता काफी मायूस हैं, जनता ने नकार दिया है और जो सपना था बाबूलाल मरांडी का वो भी चकनाचूर हो चुका है। यानी कि आप भी भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, अभी फिलहाल जेएमएम में है, लेकिन बीजेपी अब बीजेपी में तो है ही नहीं, वो जेवीएम और जेएमएम नेताओं से भरी हुई है। भाजपा कहीं है ही नहीं झारखंड में देखा जाए। ये सवाल में भी आपका दम है और कहीं ना कहीं दबे जुबान से तो ना, मैं खुले जुबान से ही बोल दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जेबीएम करण कर दिया गया था। जिसका वजह से हम लोग का जैसे कार्यकर्ता लोग टूटे और आज संगठन भी धरातल से ध्वस्त हो चुका है। और चुनाव परिणाम को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 25 सीट 2019 में जीता, बिना मैंने अपने बदौलत गठबंधन को छोड़, आज 21 सीट जीता। मैंने लोगों का डेवलपमेंट होता है, इनका तो नीचे धरातल में घुसते हुआ जा रहा संगठन। इनको जब तक जमीन में जाके लोग घूमेंगे नहीं, गांव घूमेंगे नहीं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, भले मैं जेएमएम में अभी हूँ लेकिन विपक्ष का नेता होने के नाते भी मैं एक सीख दे रहा हूँ कि जब तक ये लोग गांव में जाएंगे नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत होगी, तभी ये राजनीतिक पे टिक पाएंगे। मैंने झारखंड की राजनीति मैंने तो अन्यथा 25 से 21 हुए, कुछ दिन बाद लगेगा 10 सीट में आ जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जेएमएम के नेताओं में खास बात यह है कि जेएमएम में हेमंत सोरेन अपने नेताओं को काफी तवज्जो देते हैं। एक सवाल आपका जेएमएम नेता से जुड़ा हुआ ही रहेगा। लोबिन हेम्ब्रम की करारी हार हुई है, सीता सोरेन की करारी हार हुई है और ये दोनों नेता आपकी पार्टी से हैं। सीता सोरेन खुद हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं। तो अभी क्या अगर आने वाले दिनों में ये फिर से जेएमएम पार्टी में आना चाहें तो क्या पार्टी इनका स्वागत करेगी? ये विषय को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपका हार के विषय को मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि लोबिन जी का हार देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक चीज़ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिंबल और पार्टी ही सबसे बड़ी है और संगठन ही सर्वोपरि है। इसमें मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उस तरीके के नेता कोई भी हो, पार्टी से बढ़ के नहीं है। जिसके कारण देखिए लोबिन हेम्ब्रम को घमंड था कि मैं आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता हूँ। जो लोकसभा चुनाव लड़े बुरी तरह पीटे ना, विधानसभा चुनाव लड़े बुरी तरह पीटे, सीता सोरेन चुनाव लड़ी लोकसभा बुरी तरह पीटी, गीता कोड़ा चुनाव लड़ी लोकसभा उसमें भी पीटी, विधानसभा में पीटी। सीता सोरेन विधानसभा में ना सीता चला ना गीता, समझ रहे ना, सीता गीता फुलोपरा। यानी कि
इन नेताओं के अंदर ये घमंड था कि हमारी अपनी व्यक्तिगत छवि से जो वोट हमें आते हैं और पार्टी का सिंबल मैटर नहीं करता। लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 खतियान को लेकर हेमंत सोरेन को घेरा और अपनी व्यक्तिगत छवि को उन्होंने भुनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने नकार दिया। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि अगर आते हैं तो, चूंकि राजनीति में ये होता है एक दल से आना दूसरे दल से जाना और वो चलता रहता है, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी क्या इन दोनों नेताओं को अब स्वीकार करेगी? क्योंकि भाजपा में अब इनका राजनीतिक भविष्य एक तरीके से सीता सोरेन या गीता सोरेन का खत्म ही नजर आ रहा है। देखिए, सीता जी का मामला है तो ये गुरुजी के बहू हैं, तो ये पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोग बोलना कोई उचित नहीं है और उस मैंने अधिकार क्षेत्र में भी हमारा नहीं आता है। और लोबिन चाचा जी का भी पार्टी में आए नहीं आए तो हमारे जो नेता हैं कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत जी डिसाइड करेंगे, संगठन के लोग डिसाइड करेंगे क्या करना नहीं करना, तो इस विषय में हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो जो घर छोड़ के गया उसका बहुत ही हद से बुरा हुआ। ये आप लोगों ने परिणाम में देखा कि झारखंड की जनता गांव में रहती है 90%, ये मैं बार बार हर चैनल पे कहता हूं, और ग्रामीण जहां खुश रहेंगे सत्ता उसी के हाथ में रहेगा। सीधा सीधी बात है। को भाप लिया और यही वजह रही कि राज्य में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ वो लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक रहा और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी रही। इस जोड़ी को लेकर के काफी सारा दुष्प्रचार भाजपा की ओर से किया गया, कई सारे मुद्दे उठाए गए, चाहे वह घुसपैठ का मुद्दा हो या जेएसएससी सीजीएल के भ्रष्टाचार पेपर लीक का मुद्दा हो, लेकिन ये मुद्दे गौन रहे जनता के बीच से और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को मिला। और वो फायदा इस कदर मिला कि अब 28 नवंबर को वो एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और अब लोगों को इंतजार है कि जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी। लाइव इंडिया हर पल अपने दर्शकों को झारखंड की राजनीति से जुड़ी हर खबर से लगातार रूबरू कराता रहेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।